है ना, दबाव के मात्रक का रूपांतरण कैसे हम इसे बदलेंगे। आइए मैं आपको बता देता हूँ कैसे बदलिएगा। आइए, जैसे एक एटीएम को आप पास्कल में बदलिए तो एक एटीएम में होता है 101,325 पास्कल। 101,325 पास्कल। एक एटीएम में इतना पास्कल होता है। पास्कल है एसआई मात्रा, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं 1.01325 गुने 10 के पावर 5 पास्कल। 10 के पावर 5 पास्कल। क्यों? क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 अंक दशमलव पीछे किए तो पावर आ जाएगा 5। अगर हम इसे किलो पास्कल में बदले एटीएम, 1 एटीएम इक्वल्स टू, अगर किलो पास्कल में, तो पास्कल को किलो में बदलिएगा तो 1000 से भागा देना पड़ेगा, तो 1000 से भागा दीजिएगा तो 3 अंक दशमलव पीछे आ जाएगा। तो 101.325 किलो पास्कल। किलो पास्कल 101.325 किलो पास्कल। अगर एटीएम को सेंटीमीटर एचजी में बदलना चाहते हैं तो वो होता है 76 सेंटीमीटर एचजी, है ना, सेंटीमीटर एचजी। 1 एटीएम को अगर एचजी में बदलना चाहते हैं तो ये होगा 760 एचजी होता है ना। और एचजी को ही हम लोग टॉर बोलते हैं तो ये हो जाएगा 760 टॉर। 760 टॉर। अगर आप एटीएम को क्वाइज में बदलना चाहते हैं, एटीएम को अगर आप क्वाइज में बदलना चाहते हैं तो एक एटीएम में होता है 14.7 क्वाइज, है ना। यही क्वाइज पाउंड पर इंच स्क्वायर। पाउंड होता है, क्वाइज होता है पाउंड पर इंच स्क्वायर, और पास्कल क्या होता है जी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर एटीएम को बार में बदलना चाहते हैं तो एक एटीएम में होता है 1.01325 बार। 1.01325 बार होता। तो ये देखिए हम लोग सभी को एक दूसरे में बदल दिए। तो ये जरूरत पड़ेगा न्यूमेरिकल में, है ना। न्यूमेरिकल में बदलना होगा आपको। मान लीजिए हर एक यूनिट को समान करना होगा। अगर न्यूमेरिकल में मान लीजिए आपको अलग अलग प्रेशर का मात्रक दिया हुआ है तो आप उसको एक समान कर दीजिएगा इससे। और एसआई यूनिट है बच्चा, ये पास्कल, ध्यान दीजिएगा, ये पास्कल है एसआई यूनिट, और सीजीएस यूनिट है क्वाइज। है ना, कन्वर्जन ऑफ यूनिट ऑफ प्रेशर। मैं एटीएम से सबको रिलेट कर दिया हूँ, सब सिर्फ एटीएम से, है ना, एटीएम से कर दिया हूँ, इसलिए खाली आप एटीएम वाला याद रखिए, बाकी आप सब बदल जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन लिख लीजिए, एक क्वेश्चन लिखिए तो जरा। ये जी बोलो ना, दिए दे कि नहीं, तो लिखिए।
एक क्वेश्चन लिख लीजिए। कितना पर पहुंचे हैं क्वेश्चन? 42। वो उतना पीछे नहीं होगा। 42। कन्वर्ट 760 सेंटीमीटर Hg इंटू टॉर। कन्वर्ट 760 सेंटीमीटर Hg इंटू टॉर, मतलब 760 सेंटीमीटर Hg को टॉर में बदलें। 760 सेंटीमीटर Hg को टॉर में बदलें। तो इसे देखिए बच्चा कैसे करिएगा, एकदम आसान है। हम लोगों ने देखा है सेंटीमीटर Hg का रिलेशन एटीएम के साथ। गौर से देखिए, मैंने बताया है कि एक एटीएम में होता है 76 सेंटीमीटर Hg। देखिए आप गौर से, है ना, एक एटीएम में होता है 76 सेंटीमीटर Hg, और मैंने बताया है कि एक एटीएम में ही होता है 760 टॉर। बताएं कि नहीं, 760 टॉर। इसका मतलब क्या हुआ, एक एटीएम में 76 सेंटीमीटर और एक एटीएम में 760 टॉर। एक मतलब 76 सेंटीमीटर Hg बराबर है किसके, 760 टॉर के। नहीं समझा? 1 एटीएम इतना और 1 एटीएम भी इतना, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। इट मीन्स 76 सेंटीमीटर Hg इक्वल है किसके, 760 टॉर के। 76 सेंटीमीटर Hg बराबर है 760 टॉर के। तो एक Hg किसके बराबर होगा, 760 बटा 76। नहीं, 760 एक Hg सेंटीमीटर Hg 760 बटा 76 का। इसीलिए कितना को हमें बदलना है बच्चा, 760 सेंटीमीटर Hg को। तो 760 सेंटीमीटर Hg को निकालना है तो क्या हो जाएगा, 760 बटा 76 और गुने 760। 760 से 760 काट देते हैं, ऊपर ऊपर नहीं कटेगा, नीचे से 76 दहे के 10 बार पर कटेगा। नहीं, ये 10 बार तो 760 के 10 से गुना करिएगा तो 7600 टॉर। 7600 टॉर है ना, छाप लो। बोलो, करो, तकलीफ ही सब में तकलीफ है। हाँ की नहीं था क्या होता। आइए हम लोग प्रेशर के, चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं हेनरी लॉ, उसमें से हम लोग प्रेशर के बारे में कुछ यूनिट देखे, कन्वर्जन देखे। उसके बाद आइए पढ़ते हैं अब हेनरी कांस्टेंट के बारे में, और मोल फ्रैक्शन जो उसमें था हेनरी में, हेनरी इक्वेशन में, हेनरी के इक्वेशन में, वो तो हम लोग मोल फ्रैक्शन पहले अच्छे से पढ़ ही चुके हैं। तो मोल फ्रैक्शन के बारे में हम लोग यहाँ नहीं देखेंगे, बस हम लोग थोड़ा सा बता देते हैं हेनरी कांस्टेंट के बारे में। अच्छा आ रहा है? आइए देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेनरी कांस्टेंट। अच्छा बताइए, हेनरी लॉ क्या है जी? हेनरीज लॉ कहता है कि जो पार्शियल प्रेशर होगा वो उसके मोल फ्रैक्शन के
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, बराबर नहीं जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, है ना। के एच लगा दिया और के एच जो होगा वही हेनरी कांस्टेंट होगा। प्रेशर के बारे में आपको बता दिए। आइए कुछ बातें हेनरी कांस्टेंट के बारे में बताते हैं, बोलो। तो आइए पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेनरी कांस्टेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेनरी कांस्टेंट, के एच, हेनरी कांस्टेंट के एच, हेनरी कांस्टेंट, हेनरी कांस्टेंट मतलब के एच। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेनरी कांस्टेंट मतलब मुख्य बिंदु, कुछ बातें पढ़ते हैं इसके बारे में। तो पहला, आइए पहला बिंदु है ना, हेनरी कांस्टेंट। हेनरी कांस्टेंट किसको बोलते हैं? के एच को, है ना। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, आइए कुछ चीजें पढ़ते हैं। अच्छा बताइए, पहला बिंदु मैं बोलता हूं कि बता इसका यूनिट क्या होगा जी? यूनिट क्या होगा? ये अरे बताइए ना, आप लोग बैठे रहते हैं। केज का मात्रक क्या होगा? एकदम सच्चे में बोतल है। तो के एच बराबर क्या हो जाएगा यहाँ? पी ऊपर में अगर के एच यहाँ से निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? पी बटा एक्स। अरे पी बटा, पी क्या है? प्रेशर। एक्स क्या है? मोल फ्रैक्शन। बताइए प्रेशर का मात्रक जो भी लीजिए पास्कल बार। मोल फ्रैक्शन का मात्रक नहीं होता है, यूनिट लेस है। तो मतलब इसका यूनिट नहीं है, खत्म। और इसका होता है बार, एटीएम जो भी लीजिए। तब मतलब जो मात्रक प्रेशर का होगा वही तो केएच का होगा, क्योंकि नीचे वाला का ही नहीं, सिर्फ प्रेशर बचेगा। तो जो मात्रक प्रेशर का होगा वही मात्रक किसका होगा? हेनरी कांस्टेंट का होगा। तो सेम एज प्रेशर, सेम एज प्रेशर, सेम एज प्रेशर। जो प्रेशर का मात्रक होगा वही मात्रक होगा के एच का, वही मात्रक होगा के, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का कोई मात्रक नहीं है। तो बराबर रहेगा के एच बराबर पी, मतलब जो मात्रक पी का होगा वही मात्रक के एच का होगा। अरे बोलो यार, नहीं समझा ना। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते चले, साथ साथ समझते भी चलिए और लिखते भी चलिए। ये मतलब सोचिए कि मैं आपको लिखने के लिए टाइम दूंगा, अब टाइम नहीं देंगे, साथ सुनते भी जाइए और लिखते भी जाइए। दूसरा मैं लिखते जाता हूं और समझते भी जाइएगा। डिफरेंट गैसेज हैव different KH value, different KH value for same solvent, for same solvent। क्या कहता है ये जी? कहता है कि डिफरेंट गैसेज हैव डिफरेंट KH वैल्यू फॉर सेम सॉल्वेंट। कुछ समझ में आया तो बताइए, नहीं तो मैं समझाता हूँ। देखिए समझिए बात को, क्या कहता है। हिंदी जिनको लिखना है वो लिख लीजिए कि भिन्न भिन्न गैसों के लिए या भिन्न भिन्न गैसों का समान विलायक के लिए, समान विलायक के लिए KH का वैल्यू अलग अलग होता है। KH का वैल्यू अलग अलग होता है।
आइए देखिए समझिए, जैसे मैं मान लेता हूं, मैं यहाँ पे एक गौर से देखिएगा, मान लीजिए मैं यहाँ पर एक सॉल्वेंट लेता हूं, मान लीजिए मैं एक सॉल्वेंट यहाँ पे सेम मैं एक सॉल्वेंट ले लेता हूं पानी, वाटर, यहाँ पे मैं एक सॉल्वेंट ले लेता हूं वाटर, और इसमें मैं डिफरेंट डिफरेंट गैसेज घुलाता हूँ। ध्यान दीजिए, पहले मान लीजिए मैं इसमें O2 घुलाता हूँ, ऑक्सीजन गैस, इसमें N2 गैस घुलाता हूँ, और इसमें H2 गैस घुलाता हूँ। बारी बारी से पानी में मैं पहले ऑक्सीजन घुलाया, फिर नाइट्रोजन घुलाया, फिर हाइड्रोजन। सॉल्वेंट सेम है, तो सॉल्वेंट सेम है और गैस डिफरेंट डिफरेंट, तो सेम सॉल्वेंट में जब इस गैस को घुलाइएगा तो इसका जो KH वैल्यू होगा, इसका जो KH वैल्यू होगा, इसका जो KH होगा, वो सब अलग अलग। सॉल्वेंट सेम है, लेकिन अगर गैस अलग अलग उसी में घुल रहा तो उसका हेनरी कांस्टेंट सभी का क्या होगा, अलग अलग। मान लीजिए अगर इसका KH X है तो इसका KH Y होगा, इसका KH Z, मतलब अलग अलग होगा। तो यहाँ समझ लीजिए, ध्यान दो, देखिए कि हेनरी कांस्टेंट है जो सॉल्यूट पर और सॉल्वेंट दोनों पर निर्भर कर रहा है, दोनों पर निर्भर कर रहा है ना। बात समझ में आई लो कि नहीं? अरे नहीं आया? तीसरा पॉइंट, KH वैल्यू, अब देखिए मैं इसी का उल्टा कर देता हूँ कि KH वैल्यू फॉर सेम गैस इन डिफरेंट सॉल्वेंट, इन डिफरेंट सॉल्वेंट, in a different solvent is different, is different, is different, is different. Is different, यहाँ is different, KH value for same gas in different solvent is different, is different, is different, is different। जरा बताइए इसका क्या मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ जी? कि अलग अलग विलायक में अगर सेम गैस डालिएगा और गैस अब की बार समान है और विलायक अलग अलग है, तो भी KH का मान उस गैस का अलग अलग होगा, है ना? गैस का अलग अलग होगा। जिनको हिंदी लिखना है वो हिंदी लिख लीजिए। अलग अलग सॉल्वेंट में, अलग अलग सॉल्वेंट में समान गैस का KH मान, समान गैस का KH मान अलग अलग होता है, अलग अलग होता है, अलग अलग। जैसे अलग अलग होता है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक सॉल्वेंट पानी ले लेता हूँ और मैं यहाँ पे एक सॉल्वेंट दारू ले लेता हूँ, अल्कोहल ले लेता हूँ, समझे कि नहीं? यहाँ पे मैं कोई और सॉल्वेंट ले लेता हूँ, बेंजीन, और सभी में मैं O2 को ही घुला रहा हूँ,
देखिए सॉल्वेंट मैंने अलग अलग लिया और समान गैस घुलाइएगा, तो इसमें जो KH नापिएगा, ऑक्सीजन का जो KH मान होगा, जो हेनरी कांस्टेंट होगा, वो अलग होगा। मान लीजिए ये X है तो इसमें Y होगा, तो इसमें Z होगा। कहने का मतलब X Y Z मतलब अलग अलग। ये 5 ये 10 तो 15, ये 2 तो 4 तो 6 2 3, कुछ अलग अलग होगा KH का मान। इसका मतलब है कि KH का जो वैल्यू, KH वैल्यू है वो सॉल्यूट पर भी और सॉल्वेंट पर भी, सॉल्यूट पर भी और सॉल्वेंट पर भी, दोनों पर निर्भर करता है। अरे बोलो यार, नहीं बुझाया, नहीं बुझाया, नहीं हवा लग रहा, नहीं लग रहा, नहीं लग रहा, कहाँ से लगेगा? एब्सेंट रहोगे तो हवा कहाँ से लगेगा? मैंने बता ही दिया है ना। आइए चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट, अच्छा अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि अगर मैं KH का मान बढ़ा दूं, गौर से समझो यहाँ, अगर मैं KH का मान बढ़ा दूं, मतलब अगर KH ज्यादा हो, KH एक कांस्टेंट है, तो बताइए जो सॉल्युबिलिटी है X वो ज्यादा होगा कि कम होगा? हाँ? कम होगा कि ज्यादा होगा? कैसे ज्यादा होगा? आप समझिए बात को, नहीं समझ रहे हैं। ये जी कह रहा है ना, आप जरा गौर से समझिए, कह रहा है कि KH ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी बताओ। सॉल्युबिलिटी मतलब मोल फ्रैक्शन, और यहाँ सॉल्युबिलिटी कौन है? मोल फ्रैक्शन। तो दोनों में संबंध कैसा है? संबंध निकालिए जरा। तो P बराबर KH इंटू X, तो यहाँ से KH निकाल लीजिए, तो KH बराबर हो जाएगा P बटा X, P बटा। अब KH और X में कैसा संबंध है? उल्टा संबंध है, व्युत्क्रमानुपाती है जी। एकर मतलब अगर KH बढ़ाइएगा तो X मतलब अगर किसी गैस का KH मान ज्यादा है तो वो सॉल्वेंट में कम घुलेगा, ये मान ले, एकदम ये फिक्स है। अगर किसी गैस का हेनरी कांस्टेंट ज्यादा है, इसका मतलब है कि वो उस सॉल्वेंट में कम घुलेगा, क्योंकि यहाँ सॉल्युबिलिटी कम हो रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बुझाया कि नहीं बुझाया? और बुझाया कि नहीं? तो लिख लीजिए कि हायर द KH वैल्यू, हायर द KH वैल्यू, KH वैल्यू लोअर will be solubility, हायर द KH वैल्यू लोअर विल बी सॉल्युबिलिटी। देखिए यहाँ से, क्योंकि जो KH वैल्यू है वो सॉल्युबिलिटी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये को बढ़ाइएगा तो दूसरा घटेगा। बुझाया कि नहीं? तो इससे हम थियोरेटिकल क्या सोच सकते हैं? तो कहिएगा कि ए जी, अगर किसी सॉल्वेंट में हम किसी गैस को घुला रहे हैं और अगर बता दिया कोई कि ये गैस का KH मान इतना है, तो आप कहिएगा कि किसी से अगर कंपेयर करना हो कि एक गैस ऑक्सीजन है, एक गैस नाइट्रोजन है, और दोनों को समान सॉल्वेंट में पानी में घुलाना चाहते हैं, और ऑक्सीजन का दे दिया कि KH वैल्यू 5 है और नाइट्रोजन का दे दिया 15 KH वैल्यू, तो बताइए ऑक्सीजन ज्यादा घुलेगा कि नाइट्रोजन ज्यादा घुलेगा? सुन नहीं रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? मैं क्या कह रहा हूँ गौर से समझिए, रिलेट करिए इस पॉइंट को जो मैं बोल रहा हूँ। कह रहा हूँ कि मैं एक सॉल्वेंट में दो गैस को घुलाना चाह रहा हूँ,
एक है ऑक्सीजन और एक है नाइट्रोजन। और ऑक्सीजन का KH वैल्यू दे दिया है 5 और नाइट्रोजन का KH वैल्यू दे दिया है 15। और आपसे पूछ रहा है कि बताओ इस सॉल्वेंट में नाइट्रोजन ज्यादा घुलेगा कि ऑक्सीजन ज्यादा घुलेगा? कौन ज्यादा घुलेगा? अरे जिसका KH कम होगा, अरे KH ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी कम नहीं होता है, तो जिसका KH कम होगा वो ज्यादा घुलेगा। तो यहाँ ऑक्सीजन का KH कम है तो वो सॉल्वेंट में ऑक्सीजन ज्यादा घुलेगा, मतलब उसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा। देखिए ना, KH इनवर्सली है मोल फ्रैक्शन या सॉल्युबिलिटी। बुझाया कि नहीं बुझाया? अरे बुझाया कि नहीं बुझाया? तीसरा, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट लिखना। पांचवा पॉइंट अच्छा बताइए, आप लोग हिंदी लिखेगा क्या? हाँ लिखो तो लिखिए। KH का मान उच्च होने पर, KH का मान उच्च होने पर, KH का मान उच्च होने पर विलेयता कम होगी। कम तो पॉइंट बाय पॉइंट याद रखिए। अगला मैं पूछता हूं, जरा सोच समझ के बताओ। मैं कह रहा हूं कि यदि मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज, तापमान बढ़ा देता हूं, तो बताओ सॉल्युबिलिटी क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा? सॉल्युबिलिटी क्या होगा? कल ही ने बताए हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज एंड हेंस KH वैल्यू क्या होगा? अब बताओ, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो KH का क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा? कैसे बढ़ेगा? तो KH से क्या संबंध? क्या संबंध? टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी घटेगा, ये कंफर्म है। ये जी, तो बताइए ना सॉल्युबिलिटी का KH से कैसा संबंध है? अभी न बताए हैं कि KH बराबर P/X। और मैंने, आप जानते हैं कि जब टेम्परेचर को बढ़ाइएगा तो सॉल्युबिलिटी घटेगा, और सॉल्युबिलिटी घटेगा तो KH क्या होगा? क्योंकि इनवर्सली है। तो इतना सा बात नहीं समझ। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कल मैंने बताया कि सॉल्युबिलिटी घटेगा क्योंकि उड़ जाएगा, और चूंकि सॉल्युबिलिटी घटेगा तो इस इक्वेशन से, हेनरी इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि अगर सॉल्युबिलिटी घटेगा तो KH का मान क्या होगा? बढ़ेगा। तो KH इंक्रीजेज। KH इंक्रीजेज, इसका मतलब है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो मोल फ्रैक्शन या सॉल्युबिलिटी घटेगा, सॉल्युबिलिटी घटेगा तो KH बढ़ेगा, KH बढ़ेगा। अगर टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो KH का वैल्यू है ना बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे उसका मोल फ्रैक्शन, सॉल्युबिलिटी घटता है। हिंदी लिख लो, यदि टेम्परेचर बढ़ाते हैं यदि तापमान बढ़ाते हैं तो विलेयता घटती है, और इसीलिए
के एच बढ़ता है, के एच बढ़ता है, के एच बढ़ता है, के एच बढ़ता। अच्छा बताओ के एच का मात्रक क्या होगा? के एच का मात्रक जो प्रेशर का होगा, जो प्रेशर का होगा। तो फट से बोलो, अभी लिखा भी चुके फिर भी भूल जाता। तो ये रहा कैरेक्टरिस्टिक्स 5 गो के एच का। पहला मैंने क्या बताया बच्चा के एच का, कि उसका मात्रक, मात्रक क्या होगा? जो प्रेशर का होगा वही इसका मात्रक होगा। दूसरा मैंने क्या बताया कि अलग अलग गैस के एच मान अलग अलग होगा सेम सॉल्वेंट के लिए, और अलग अलग विलायक में अगर सेम गैस घुलाएंगे तो भी के एच का मान अलग अलग होगा। चौथा क्या बताया कि अगर के एच का मान बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी घटेगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यहाँ। और चौथा बचा है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी घटेगा तो के एच बढ़ेगा। बुझाया कि नहीं? और वैसे वर्षा उल्टा, अगर टेम्परेचर घटाइएगा तो के एच भी घटेगा, है ना? मैं एक ही तरफ का लिखा हूँ क्योंकि दूसरा तरफ तो अंडरस्टूड है। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो के एच बढ़ रहा, तो टेम्परेचर घटाएंगे तो के एच घटेगा। दोनों बात लिखना जरूरी थोड़े है, एक बात लिख दिए मतलब दूसरा सही है अपने आप में। बुझाया कि नहीं? आइए थोड़ा सा इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं, इसको ग्राफ में थोड़ा सा प्लॉट करके देखते हैं। आप लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, थोड़ा ग्राफ में इसको बता देते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अभी थोड़ा सा आप थोड़ी देर देख लीजिए, पहले नहीं लिखा कोई नहीं लिखिए। आप बताइए हेनरी लॉ क्या कर, हेनरी इक्वेशन, हेनरीज इक्वेशन क्या है ना? हेनरीज इक्वेशन क्या है बच्चा? P बराबर के एच इंटू एक्स, कैपिटल एक्स लिखिएगा बच्चा क्योंकि मोल फ्रैक्शन ये है ना, कैपिटल एक्स लिखिएगा। अब पहले देख लीजिए थोड़ा सा, मैं ग्राफ बनाना चाहता हूं प्रेशर, दबाव वर्सेज ये सॉल्युबिलिटी। अच्छा आप लोग कभी आज तक ग्राफ बनाए हैं? कभी 10वां में मैथ में नहीं बनाया है? कैसे बनाते थे? वाई और एक्स के बीच में ग्राफ बनाते थे, याद आ रहा है? ऐसे करके आप ग्राफ 10वां में बनाते थे कि इस पर वाई एक्सिस और ये क्या है एक्स एक्सिस। तो कैसे ग्राफ बनता था? दो गो इक्वेशन दिया रहता था, नहीं जी, दो गो इक्वेशन दिया रहता था और आप क्या करते थे उसमें y और x का क्या लेते थे? वैल्यू लेते थे कि y लेंगे तो x कितना आएगा, मान लो ये 1 लिया तो ये 2 आया, ये 3 लिए तो ये 5 आया, है ना, ये 4 लिए तो ये 8 आया। इस तरह से आता था। ए जी जरी ध्यान से देखो, और इस पॉइंट को आप इसमें पुट करते थे कि x बराबर 2 y बराबर बनता है, x बराबर 2 y बराबर बनता है। यहाँ कोई बिंदु देते थे, फिर यहाँ कोई बिंदु देते थे, यहाँ कोई बिंदु देते थे, और ऐसे करके खींच देते थे। यही नहीं? अरे यही नहीं, यही तो होता था। और यह बनता था ग्राफ। और ये कैसा ग्राफ है? ये कैसा ग्राफ है? रैखिक है। कैसा है? रैखिक है। रैखिक मतलब स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा है, स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा है। जरा गौर से समझिए। अब बताइए कि जब आप इक्वेशन लिखते थे, दिया हुआ रहता, क्वेश्चन में दिया हुआ रहता था, तो कैसा इक्वेशन रहता था? इस टाइप का रहता था, x प्लस वाई इक्वल टू 4, है ना, 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, इस टाइप से रहता था। ऐसे ही रहता था। मतलब x और y में एक समीकरण दिया रहता था,
यही ना दिया रहता था, यही मैं भी मान लेता हूँ। मैं P को बाई मान लेता हूँ और इस x को x एक्सिस पर मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ। तो बताइए, अगर दो गो, ये क्या कहते थे, ये चर राशि, याद आ रहा है, दो गो चर राशि, तो दो गो अगर वेरिएबल होता था तो इस टाइप का लाइन बनता था, मतलब सरल रेखा। इसमें भी दो गो चर राशि है और सभी का पावर 1 है दोनों चर राशि का। तो इसका भी ग्राफ जो बनेगा वो कैसा बनेगा, सीधी रेखा बनेगा। अच्छा 11th में तो मैथ नहीं पढ़ा लो कोई, स्ट्रेट लाइन पढ़ने का है। 11th के मैथ में स्ट्रेट लाइन है, सर्किल है, हाइपरबोला है, पैराबोला है, इलिप्स है, बहुत सारा चीज पढ़े के, तो आप लोग नहीं पढ़े। तो आइए मैं इसी को, चूंकि यह जो बन रहा है इसका भी ग्राफ बनेगा, वो स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। जरा देखिए तो मैं इसका ग्राफ बना करके आपको दिखाता हूं। मैं ये बाई एक्सिस पर प्रेशर ले लेता हूं, ठीक है, और एक्स एक्सिस पे सॉल्युबिलिटी ले लेता हूं। अभी गौर से सब देखा पहले, सॉल्युबिलिटी मैं इस पे एक्स ले लेता हूं, ये हो गया पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर। तो अगर मान लीजिए ये बाई है, ये बाई पी को मान लेते हैं और के एच को मैं स्लोप मान लेता हूं एम, तो बाई बराबर एम एक्स। ये सब आप लोग 11th में पढ़े होते स्ट्रेट लाइन, तो आपको फट से पता चलता। स्लोप, ये एम को क्या बोलते हैं, स्लोप। ये इक्वेशन एक समीकरण है, अरे एक्स को एने लाइए ना, समीकरण नहीं बन जाएगा 10वां वाला 2 4 वाला, और उन्हें 0 हो जाएगा, वही सब। अब उसी को मैंने एक्स को उधर ले गया, हे भगवान। अरे एक्स प्लस बाई इक्वल टू समथिंग, तो इसको हम लिख सकते हैं बाई बराबर एक्स प्लस 2 और बाई बराबर एक्स प्लस 2, बाई बराबर एक्स प्लस 2 माइनस एक्स होगा ना, ठीक है, नहीं लिख सकते, माइनस एक्स तो लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ 2x कर दूं, गौर से समझ लो, तो 2x प्लस बाई बराबर 2, तो ये क्या हो जाएगा, बाई बराबर माइनस 2x अब प्लस 2। अरे बोलो जी, नहीं लिख सकते। अगर मैं 2 गायब कर दूं यहाँ, अगर इक्वेशन में 0 लगा हुआ होता तो ये 2 नहीं होता है, 0 होता, मतलब बाई बराबर क्या होता है, माइनस 2 माइनस, बताइए ये माइनस 2 क्या हो जाता है, इसको m बोल देते और इसको क्या बोल देते, m बोल देते, वही इक्वेशन में। तो यह P बराबर के एच इंटू एक्स, ये बाई है, ये m है और ये x है। और m आप लोग 10वां में नहीं पढ़े होंगे m के बारे में, स्लोप के बारे में। स्लोप का मतलब होता है ढाल, वो जो ग्राफ बन रहा है कितना ढलावदार है, कितना ढलावदार है, वो स्लोप को कहते हैं। बुझाया कि नहीं बुझाया? तो इसका जब इस टाइप का ग्राफ बनाइएगा कि ऐसे लिखा हुआ, अगर आप देखिएगा ना जी कि बाई बराबर एक्स प्लस 2, अगर इस टाइप का ग्राफ रहता ना, बाई बराबर एक्स प्लस 2 कहिए, या बाई बराबर मैं कह दूँ 3x प्लस 5, तो बाई 3 हो गया m, और यहाँ प्लस में कुछ और रहता है c जिसे बोलते हैं, तो ये 5 जो होगा वो c के जैसा व्यवहार करेगा। तो ऐसा ग्राफ जब बनाते थे तो आप देखते होंगे कि इसका जब ग्राफ बनता है तो जितना ये 5 इधर एक्स्ट्रा रहता है, 3x के बाद मान लीजिए इस चर के बाद जितना एक्स्ट्रा रहता है उतना ऊपर से ये ग्राफ जाता है, बाई एक्सिस पर उतना ऊपर 5 यूनिट ऊपर से ये भागेगा। और अगर मान लीजिए ये c नहीं रहता है, ये कांस्टेंट रहेगा, तो ये ओरिजिन से भागेगा। ये ग्राफ कहाँ से निकलेगा, ओरिजिन से। और बताइए क्या इसमें कोई बताइए कांस्टेंट, इसमें कोई नियतांक जुड़ल है क्या, कोई नियतांक नहीं, सिर्फ mx है।
इसका मतलब है इसका जो ग्राफ बनेगा वो ओरिजिन से जाएगा और एक सीधी रेखा बनेगी, है ना। तो इसका ग्राफ बनेगा, तो बना दीजिए इसका ग्राफ, ये ओरिजिन से ये जाएगा। बुझाया कि नहीं? तो P बराबर KH इंटू एक्स का ग्राफ है यह। और आपको याद है ये जो ये जो M है, M यहाँ कौन है? KH है। अरे M कौन है? KH, मतलब स्लोप है KH। और स्लोप किसको बोले थे? ये ग्राफ कितना ढलाव है। तो ढलाव किस चीज में मापते हैं? थीटा में यार, कोण एंगल में। मान लीजिए ये 30 डिग्री है, मान लीजिए ये थीटा है, 50 डिग्री 40 डिग्री, कितना ढलाव है? 30 डिग्री ढलाव है, 30 डिग्री। तो यही देता है स्लोप। ये थीटा नहीं देता, टैन थीटा देता है स्लोप। कौन देता है? टैन थीटा। और टैन थीटा देता है स्लोप, मतलब m। लेकिन यहाँ m कौन है? KH, हेनरी कांस्टेंट। तो अगर ग्राफ कोई दिया हुआ है और उसका ग्राफ का ढाल दिया हुआ है थीटा में, तो आप उसका KH फट से निकाल लीजिएगा, टैन लगा दीजिए थीटा में। अगर मान लीजिए 30 डिग्री, 30 डिग्री, कई डिग्री? 30 डिग्री, तो टैन 30 वही दे देगा KH। वही क्या होगा? स्लोप जी। यार स्लोप यहाँ कौन है? M कौन है यहाँ? KH। M कौन हो जाएगा? KH। तो M के जगह पर KH मतलब टैन थीटा दे देगा KH, हेनरी कांस्टेंट दे देगा। अगर मान लीजिए किसी ग्राफ का ढलाव 30 डिग्री देल है, तो KH निकल गया 1/√3। तो ग्राफ से आप पता कर सकते हैं कि उसका KH कितना है। और प्रेशर देले रहेगा। आपको हो सकता है सॉल्युबिलिटी निकालने का है, प्रेशर निकालने के लिए कहे, वो तो प्रश्न से पता चलेगा। लेकिन आप इतना एक चीज जरूर पता कर सकते हैं कि ढलाव देल रहेगा तो हम KH निकाल लेंगे। निकलेगा कि नहीं निकले? टैन 0 डिग्री का मान, टैन 0, टैन 30 1/√3, टैन 45 60 √3, 90। बुझाया कि नहीं बुझाया? अरे बुझाया या नहीं बुझाया? अरे नहीं बुझाया है न? तो मैं यहाँ मान लेता हूं कि जो प्रेशर है उसको मैं बाई एक्सिस पे ले लिया, और जो सॉल्युबिलिटी है x, उसे मैंने x एक्सिस पे ले लिया, x एक्सिस पे ले लिया है ना। पहले इतना लिखा, उसके बाद आगे थोड़ा सा एक लाइन लिखा दे। पहले लिखा है जल्दी मिटा दियो। देखो पेन में गिरा दिया है? हो गलो। तो एक लाइन लिख लीजिए एकरा में, इसी सब के बारे में एगो लाइन में चिपका देते हैं लिख के। मतलब जो हेनरी इक्वेशन का ग्राफ होगा वो ओरिजिन से जाएगा, ओरिजिन से होते हुए यहाँ ओरिजिन से जाते हुए होते हुए यह ग्राफ जाएगा, क्योंकि इसका कोई कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट नहीं है तो ओरिजिन, अगर कोई कांस्टेंट रहता है इस इक्वेशन में, तो जितना कांस्टेंट रहता उतना ऊपर से भागता। अगर मैं मैथ पढ़ाता ना तो आपको एकदम बढ़िया से आपको
ग्राफ एकदम क्लियर कर देता पूरा का पूरा, है ना। तो कम से कम तो मैं जब पढ़ाता था मैं, तो कम से कम 11th-12th में 10,000 ग्राफ बताता था। 10,000, एक दो गो नहीं। ग्राफ का मास्टर बना, कोई भी जितना भी कैलकुलस है सिर्फ ग्राफ से बनवा देते थे, सिर्फ ग्राफ से, कुछ नहीं, मैक्सिमा मिनिमा जितना भी आप लिमिट भी, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी सब एकदम ग्राफ से फट से बनो। ग्राफ बनाओ, देख लो कई गो है, उसमें कंटिन्यूअस है या नहीं, डिफरेंशिएबल है या नहीं। कम से कम तो 10,000 है ना। देखो आइए तो कहोगे कि केमिस्ट्री पढ़ा दे, मैथ कैसे पढ़ा दे, नहीं होता है जी। जो इंजीनियरिंग कर लेता है ना बच्चा, उसको सब चीज ठीक ठाक रहता है, मैथ हो चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, तीनों उतना ही मजबूत रहता है। एक लाइन लिख लो कि ग्राफ ऑफ P वर्सेज X, P वर्सेज X मतलब प्रेशर वर्सेज सॉल्युबिलिटी इज अ स्ट्रेट लाइन, is a straight line, is a straight line, is a straight line, सीधी रेखा होती है, a straight line passing through origin, passing through origin, passing through origin, passing through origin with slope kh, स्लोप क्या होगा, ढाल kh, with slope kh, with slope kh। मतलब उसी ग्राफ को मैंने एक लाइन में लिख दिया है ना, उसी बात को कि ग्राफ जो है वो ओरिजिन से पास होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, सीधी रेखा होगी, और उसका जो स्लोप होगा, जो ढाल होगा, वो KH होगा। हिंदी चाहिए क्या है? तो लिख है ना, P वर्सेज X का ग्राफ, P वर्सेज X का ग्राफ, P वर्सेज X का ग्राफ सीधी रेखा होती है, सीधी रेखा होती है, जो KH ढाल के साथ, जो KH ढाल के साथ, जो KH ढाल के साथ ओरिजिन से पास होती है, 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 ओरिजिन से पास होती है। तो आइए ये जी, आइए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं और बनाइए, ठीक है, ग्राफ से ही रिलेटेड। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना होगा बच्चा? 43, 40। आइए बना करके दिखाइए। क्वेश्चन नंबर 43 एकदम लल्लू क्वेश्चन है, थोड़े सा दिमाग लगाइए बस। इसमें क्या है ना जी, थोड़ा सा दिमाग लगता है बस। एक ग्राफ दिया हुआ है ऐसे, यहाँ दिया हुआ प्रेशर, और वो भी दिया हुआ ATM, और इसमें दिया हुआ सॉल्युबिलिटी मोल फ्रैक्शन में, सॉल्युबिलिटी मोल फ्रैक्शन में, और ग्राफ दिया हुआ है ये वाला, ये वाला, कौन वाला? ये वाला, और दिया हुआ है मोल फ्रैक्शन,
ये है 0.2, ये है 0.4, ये है 0.6 और इसका कोण दिया हुआ है 60 डिग्री। 60 डिग्री। तो क्वेश्चन पूछ रहा है क्या आपसे, जरा दिमाग लगाइएगा, खाली खाली दिमाग लगाइएगा। कैलकुलेट, क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस at x equal to 0.6. Calculate partial pressure of gas at x equal to 0.6. जरा 2 मिनट अच्छे से सोचिए सब और देखिए कि क्या आप पार्शियल प्रेशर मतलब इस पर आपको ये प्रेशर निकालना, यहाँ वाला प्रेशर कितना होगा, यहाँ पे ये कितना आएगा, यहाँ पे 0.6 पर कह रहा पार्शियल प्रेशर निकाले। हिंदी लिखो, लिख लीजिए। x इक्वल टू 0.6 पर गैस का x इक्वल टू 0.6 पर गैस का x इक्वल टू 0.6 पर गैस का आंशिक दबाव ज्ञात करें। आंशिक दबाव ज्ञात करें। आंशिक दबाव ज्ञात करें। आंशिक दबाव ज्ञात करें। जरा बनावट कितना होगा, जरा दिमाग लगाइए। बन गए, हो गया। इतना आसान क्वेश्चन नहीं होता है, हाँ? क्या निकालना है आपको? पी ना, पार्शियल प्रेशर निकालना है। नहीं बन लो तो पार्शियल प्रेशर देखो, एकदम बोतल है तुम लोग यार। देखो इधर, ये जी देखिए इधर सॉल्यूशन देखो, मैं बताऊं तो इन्हें उन्हें नहीं। अच्छा, आप देख रहे हैं कि प्रेशर और सॉल्युबिलिटी का ग्राफ दिया हुआ है। इसका मतलब है कि ये ग्राफ हेनरी का है, हेनरी इक्वेशन से बना हुआ है। कौन से? हेनरी। P बराबर KH इंटू एक्स का ग्राफ ये दिया हुआ है, कैपिटल जी। अब बताइए, आपको प्रेशर निकालना है, सिर्फ पार्शियल प्रेशर। एक्स आपको देल है, मोल फ्रैक्शन कितना देल है? 0.6। P निकालना, KH निकल गया, गुना कर दो, हो गया। अब KH कितना आएगा? ये देखो स्लोप देले है आपको, थीटा देले है, तो KH क्या निकलेगा? tan 60। इसका tan तो ही KH देगा ना। तो बताइए, यहाँ से KH जब निकालिएगा तब KH इक्वल टू कितना हो जाएगा? tan थीटा, मतलब tan 60, और tan 60 कितना होता है? रूट। तो KH बराबर √3 आ गया। चूंकि कहो मात्रक सर, तो जो ये मात्रक है ATM में ले ली है। अरे बोलो, अब प्रेशर निकालना का था, तो प्रेशर बराबर क्या हो जाएगा? KH इंटू एक्स, KH इंटू, बताइए KH कितना हो गया? √3, और गुना x कितना दिया हुआ? 0.6 ATM, तो 0.6 √3 ATM आंसर। एक लाइन के क्वेश्चन था, तैयो ईश्वर इतना छटपटा रहा था ना कि कुछ पता नहीं चल रहा। नहीं बन रहा सर, नहीं बन रहा। हाँ? 1.732 का लो, इतना आंसर हो जाएगा। 0.6 √3
है ना। आइए क्वेश्चन, अरे बोलो यार, नहीं समझा। के एच निकल गया tan थीटा से, आपको पी निकालना है तो के एच इंटू एक्स दे ले 0.6। इतना आसान, दिमाग लगाओ, है ना। ऐसे बोतल जैसा बैठे मत रहो, दिमाग लगाना है बैठ करके। एक क्वेश्चन और लिखिए, एक क्वेश्चन और लिखिए, मिटा दी हो। के एच निकालिए जी तो tan 60 से, है ना। tan 60 का मान √3 होता है, रखिए दिए तो आपका प्रेशर निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44। अब की बार सबसे बनना चाहिए। लिखिए, बहुत लल्लू क्वेश्चन दे रहे हैं। कैलकुलेट पार्शियल प्रेशर, कैलकुलेट पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 गैस dissolved in 54 ग्राम वाटर at 25 डिग्री सेंटीग्रेड, at 25 डिग्री सेंटीग्रेड। if weight of oxygen dissolved is 16 ग्राम, 16 ग्राम। और के एच देल है यहाँ आपको, के एच दे दिया है 2 गुने 10 के पावर 5 पास्कल, 2 गुने 10 के पावर 5 पास्कल, 2 गुने 10 के पावर 5 पास्कल के एच दिया हुआ। तो आपको पार्शियल प्रेशर निकालना है ऑक्सीजन का, नहीं निकलेगा, खत्म। मोल फ्रैक्शन ही तो निकालना है खाली, मोले फ्रैक्शन तो खाली निकालना है। तो दिमाग लगे होता ना सर कि हमें क्या है, तो हिंदी लिख ले पहले का, लिख लीजिए। लिखिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 54 ग्राम पानी में, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 54 ग्राम पानी में, 54 ग्राम पानी में घुले ऑक्सीजन गैस का पार्शियल प्रेशर ज्ञात करें। ज्ञात करें यदि घुले हुए ऑक्सीजन का भार 16 ग्राम है, यदि घुले हुए ऑक्सीजन का भार 16 ग्राम है, यदि घुले हुए ऑक्सीजन का भार 16 ग्राम है, यदि घुले हुए ऑक्सीजन का भार 16 ग्राम है। के एच दिया हुआ है, नहीं बना मत उसको, हम देख ले, है ना। घर एगो दे दो अभी होमवर्क, उ सब तू बने घर, ये बात देख लीजिए। देखो जरा ये जी, ये कोई कॉपी पर नहीं देखेगा, कह रहा है ना जी कि एक गैस है, वो घुला हुआ है, किसमें घुला हुआ है? पानी में। अरे दिया हुआ पानी जी, पानी में घुला हुआ मतलब सॉल्वेंट आपका क्या है? वाटर है। सॉल्वेंट क्या है? वाटर। और गैस कौन है? ऑक्सीजन। इसका वजन कितना दिया हुआ है बच्चा? कई ग्राम पानी में? 54 ग्राम पानी में।
ऑक्सीजन कई ग्राम घुलल है? 16 ग्राम। तो ये 16 ग्राम। जब फिगर बना लेते हैं ना तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाता है कि वो पानी में घुलल है ऑक्सीजन, और हमें निकालना है पार्शियल प्रेशर। तो कौन सा इक्वेशन लगाएंगे? तो माइंड में तुरंत बैठाइए। अभी तो खैर पढ़ रहे हैं हेनरी, तो समझ में आया कि वो हेनरी ही लगेगा, लेकिन जैसे ही आप देखें कि वो द्रव में गैस घुल रहा है, एक मतलब एरा में हेनरी लगेगा। द्रव में गैस घुल रहा है, इसका मतलब हो ना हो इसमें हेनरी इक्वेशन लगेगा। तो हेनरी क्या है? P बराबर के एच इंटू एक्स। अरे यही ना P पार्शियल प्रेशर निकाले कह रहा है। बताइए के एच कितना दिया हुआ है जी? 2 इंटू 10 का पावर 5 पास्कल, तो रख दो, और गुने एक्स। एक्स क्या है? अरे एक्स क्या है? मोल फ्रैक्शन। किसका मोल फ्रैक्शन? ऑक्सीजन का, जो घुलता है उसका, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालो बताओ तो? ऑक्सीजन का मोल बटा टोटल मोल, मोल बटा। तो एक में बताइए ये बिलियन में कौन कौन है? ऑक्सीजन है और पानी है। तो इसका मोल निकालिए, इसका मोल निकालिए, दोनों को जोड़ दीजिए तो टोटल मोल निकल जाएगा, और ऊपर में रख दीजिएगा ऑक्सीजन वाला, तो वो हो जाएगा मोल फ्रैक्शन। तो मैं मोल फ्रैक्शन इधर आपको निकाल के बता देता हूँ। तो पहले मोल निकालिए ऑक्सीजन का, तो NO2। तो क्या होगा? वेट बटा फार्मूला वेट। वेट कई ग्राम बचा? 16 ग्राम। इसका फार्मूला वेट कितना? 32 ग्राम। तो बताइए कितना मोल आ गया? 1/2 मोल। N लिखा हुआ है मतलब मोल। अब मोल किसका निकालिए? पानी का। तो N वाटर निकाल दीजिए, वाटर का मोल। ये भी हो जाएगा क्या? X/W, वेट बटा फार्मूला वेट। वेट कई ग्राम? 54 ग्राम, और फार्मूला वेट 18 ग्राम। तो 18 तिया 54, 3 मोल आ गया। अब टोटल मोल बोलो, टोटल मोल कितना आएगा? जोड़ दो दोनों को, तो टोटल हो जाएगा 1/2 प्लस 3, मतलब 7/2। अब बताइए मोल फ्रैक्शन ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन अब एक्स, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि हमें यहाँ जो एक्स है वो गैस का मोल फ्रैक्शन फार्मूला में होता है, जो घुलता है उसका मोल फ्रैक्शन होता है। तो यह जो एक्स है वो ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन। तो ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन क्या होगा बच्चा? ऊपर में मोल ऑफ ऑक्सीजन, मोल ऑफ ऑक्सीजन, और नीचे में हो जाएगा टोटल मोल। मैंने कितनी बार मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए सिखाया है बोतल। ऑक्सीजन का मोल कितना? 1/2। तो ऊपर में रख दीजिए 1/2। टोटल मोल कितना है बच्चा? टोटल मोल हो गया 7/2। तो यहाँ नीचे में रख दीजिए 7/2। 2 से 2 कट गया, कितना हो गया? 1/7। अब रख दीजिए यहाँ पर 1/7, हल कर दीजिए तो 2/7 गुने 10 के पावर 5 पास्कल। कोची हले बताओ, ये को खाली एक्स मोल फ्रैक्शन निकालना था खाली ऑक्सीजन का। वेट देले था, मोल निकल जाता, उसका मोल फ्रैक्शन आसानी से निकल जाएगा। अरे मोल फ्रैक्शन निकालने लिए कितना बताए हैं, कितना क्वेश्चन करवाए हैं मोल फ्रैक्शन के, है ना। ये क्वेश्चन लिख लीजिए होमवर्क, ये क्वेश्चन लिख लो होमवर्क, घर से बना के लेंगे। फिगर बनाइएगा जरूर, फिगर बनाइएगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। हाँ 9:30 हो गई, बस 1 मिनट आप लिख लो, खाली क्वेश्चन में लिख लो, है ना। क्वेश्चन लिख दिए, है ना। क्वेश्चन लिख दे फटाक से। ए गैस एक्स इज, ए गैस एक्स इज, ए गैस एक्स इज सैचुरेटेड विथ वाटर वेपर, बाष्पदा, जल वाष्प के द्वारा। इफ टोटल प्रेशर above the liquid
above the liquid is 1.5 atm, 1.5 atm, and partial pressure of vapor, water vapor, and partial pressure of water vapor is 0.5, 0.5. Calculate solubility of gas in mole in 10 moles H2O, in 10 moles H2O, in 10 moles H2O लिख ले लो। और इसका ग्राफ दिया हुआ है, ये वाला मिटा दियो बच्चा, ये इधर वाला दाहिने तरफ वाला मिटा दियो। ग्राफ देल है ना, इधर है प्रेशर और इधर है मोल, और ये दिया हुआ, और इसका स्लोप देल है 35 × 10⁵ पास्कल है ना। ये सॉल्युबिलिटी का है और वो पार्शियल प्रेशर का है, आपको निकाल के लाना है। ठीक है, बना के लाइए। जोर से काम है। हाँ, दवा होमवर्क है, घर से बना लीजिएगा। बुझाया कि नहीं जी?